तो देखो, प्रिएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एसेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स, फिलॉसफी। ठीक है, तो इसमें चार मेन चीजें हैं प्रेम्बल में। चार मेन चीजें क्या है? पहली चीज क्या है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसने दिया ये संविधान, हमें किसने दिया? क्या ब्रिटेन ने दिया ये संविधान, या किसी बाहरी ताकत ने दिया? नहीं, ये भारत के लोगों ने अपने आप को ये संविधान दिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहले ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, ये लोगों के द्वारा से आया। दूसरा ये बताता है कि भारत की जो सरकार होगी, इंडियन स्टेट होगी, उसकी नेचर कैसे होगी, वो किस तरीके का राज्य होगा। वो एक सॉवरन होगा। सॉवरन का मतलब हमने पढ़ा कल, कोई भी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, समाजवाद होगा, सेकुलर धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष होगा, डेमोक्रेटिक मतलब जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, रिपब्लिकन गणतंत्र होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो किसी परिवार से ताल्लुकात नहीं रखेगा, वो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाहते हैं? हम न्याय देना चाहते हैं सबको, सब वर्गों को। किस तरीके का न्याय? सोशल, सामाजिक न्याय भी, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय भी, और पॉलिटिकल न्याय भी, राजनीतिक न्याय भी। ठीक है जी। सर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में नहीं था क्या ये वर्ड? कब स्टार्टिंग में? क्रिकेट ज्ञान, पहले प्रेम्बल बनाया गया या कॉन्स्टिट्यूशन? ओके, पहले अच्छा ये भी सही था क्वेश्चन, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन है तो ऑब्वियसली पहले यहां आया हो तो आया। देखो समझे नहीं आप, पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, आपने ब्रॉड ये चीजें बताई कि इस तरीके का संविधान बनाया जाएगा, तो ये संविधान बना, संविधान की प्रक्रिया के साथ साथ ही ये प्रेम्बल बना। ठीक है, चलो तो किस तरीके का न्याय होगा? मैंने आपको बताया सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी, ठीक है, मैंने आपको बताया आजादी सोचने की, ठीक है, फेथ की, वर्शिप की, इक्वेलिटी अपॉर्चुनिटी की, स्टेटस की, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ताकि मेरी डिग्निटी भी मेंटेन हो एज एन इंडिविजुअल, और आपकी भी डिग्निटी मेंटेन हो, और देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी मेंटेन हो। और चौथी चीज क्या बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कब ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, आप जो पढ़ा रहे हैं उसके नोट करें। ये बेटा मेरी जो पढ़ा रहा हूं उसमें नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। क्लास के बाद में नोट कर लेना अगर आपको अभी दिक्कत आ रही है। रिकॉर्डेड सेशन है तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में भी आप नोट कर सकते हो, बट जो पढ़ा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज है, नहीं समझ आती है। ठीक है, सो पहले थोड़ा फोकस करके सुन लो। ठीक है, ओके, पीडीएफ से काम चल जाएगा। अच्छा, लिबर्टी क्या है? आजादी। ठीक है, आजादी किस चीज की? सोचने की। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की। मैं आपको बता पा रहा हूं ये भी क्या है? आजादी है। ठीक है, मैं आपको समझा पा रहा हूं मेरा बिलीफ। ठीक है, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, आप किस तरीके का फेथ अपनाना चाहते हैं, आर्टिकल 19 कल डिस्कस करेंगे जब आपका फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 डिस्कस होगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा फेर बदलाव किया गया अंडर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसको हम अलग से एक सेशन में पढ़ेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आएंगी, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होंगे, उनमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स अभी तक हुई हैं। ठीक है जी, चलो। व्हाट डज इट मीन दैट प्रीएम्बल इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पास किया गया था मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, बाद में 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया गया, उसी के बेसिस पर आपका ये प्रीएम्बल बना, उसी का मॉडिफाइड फॉर्म प्रीएम्बल बना। मतलब पहले से हमने ये डिसाइड किया कि हाँ हमारा भारत का संविधान इस प्रारूप में बनेगा, ये प्रारूप होगा भारत के संविधान का। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। चलो, अब बात आती है, somebody was asking के सर क्या प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? तो बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रेम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है।
बाद में इस चीज को रिजेक्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही जजमेंट को रिजेक्ट किया, ओवर रूल किया केशव नंदा भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज वेरी मच द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पर यह कहा साथ ही में कि प्रियम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है टू द लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, वही क्या है, पावर देते हैं लेजिस्लेचर को। लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी को। ठीक है, लॉ मेकिंग बॉडी को पावर देते हैं, तो वो किसी भी तरीके से प्रियम्बल उनकी ना तो सोर्स ऑफ पावर है, ना ही उनके पावर को कम करता है। जो प्रोविजंस हैं प्रियम्बल में वो नॉन इनफोर्सेबल हैं। वो कोर्ट में आप इनफोर्स ये नहीं जाके कह सकते कि प्रियम्बल में ये लिखा है, ये पूरा नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल आप ये जाके कहें कि जी प्रियम्बल में तो लिखा है कि फ्रेटर्निटी होगा, बट फ्रेटर्निटी नहीं है, इक्वालिटी होगा नहीं है, जस्टिस होगा नहीं है, बाकी इससे रिलेटेड आपका फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ, तो उन फंडामेंटल राइट्स के तहत आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। ये कहते हुए कि प्रियम्बल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन इनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ है। ठीक है जी, केसेस को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है गौरव, केसेस को डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जुडिशरी की क्लासेस नहीं है। ठीक है, आप सीडीएस सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें क्या कहा गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केसेस में चलने लग गए तो पूरा एक सेशन चाहिए केशव नंदा भारती केस को समझने के लिए, 1.5 घंटा कम से कम लगेगा। ठीक है, तो प्रियम्बल पार्ट है, बिल्कुल है पारुल, फाइनली ये है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, पर नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन इनफोर्सेबल है, इनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब आप देखो, प्रियम्बल का मदद ली जा सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से समझने के लिए किसी प्रोविजन को आपको समझना है तो प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है, पर प्रियम्बल अपने आप में जस्टिशिएबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है जी। फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाईचारा। ठीक है, अच्छा, अब कई लोग ये भी कहते हैं, गुड क्वेश्चन क्रिकेट ज्ञान, कि भाई क्या भारत जो है पहले सोशलिस्ट नहीं था, क्या पहले समाजवाद नहीं था, क्या सेकुलर नहीं था, क्या इंटीग्रिटी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देश पहले भी सेकुलर था। 1947 से लेके 1976 तक भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं था। ठीक है, भारत ना तो हिंदू राज्य था, ना कोई और धर्म का राज्य था, ना कोई स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट। हम पहले भी सेक्युलर थे, बट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली सेक्युलर वर्ड पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया। देखो, आपको फंडामेंटल राइट थे पहले अंडर आर्टिकल 25 to 28, आपको राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे परसों। ठीक है, परसों मतलब परसों इन द सेंस मंडे को। बट आपका जो पार्ट है मतलब, और उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो पहले भी सेक्युलर था, पर अब जो है वर्ड सेक्युलर स्पेसिफिकली ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। सोशलिस्ट हमारा जो संविधान था पहले भी था, हमारी पॉलिसी सोशलिस्टिकली ऐड किया है मतलब, और टू फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाईचारा। ठीक है, अच्छा, अब कई लोग ये भी कहते हैं, गुड क्वेश्चन क्रिकेट ज्ञान, कि भाई क्या भारत जो है पहले सोशलिस्ट नहीं था, क्या पहले समाजवाद नहीं था, क्या सेकुलर नहीं था, क्या इंटीग्रिटी नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा देश पहले भी सेकुलर था। 1947 से लेके 1976 तक भारत का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं था। ठीक है, भारत ना तो हिंदू राज्य था, ना कोई और धर्म का राज्य था, ना कोई स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट। हम पहले भी सेक्युलर थे, बट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली सेक्युलर वर्ड पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया। देखो, आपको फंडामेंटल राइट थे पहले अंडर आर्टिकल 25 to 28, आपको राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे परसों। ठीक है, परसों मतलब परसों इन द सेंस मंडे को। बट आपका
जो पार्ट है मतलब, और उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो पहले भी सेक्युलर था, पर अब जो है वर्ड सेक्युलर स्पेसिफिकली ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के। एंड एजुकेशन पहले था ना, कोई स्टेट थी, स्टेट गवर्नमेंट, हम पहले भी सेक्युलर थे, बट एक्सप्लिसिटली मतलब क्लियरली सेक्युलर वर्ड पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया गया। देखो आपको फंडामेंटल राइट थे पहले अंडर आर्टिकल 25 टू 28, आपको राइट टू रिलीजन पढ़ेंगे परसों, ठीक है, परसों मतलब परसों इन द सेंस मंडे को, बट आपका जो पार्ट है मतलब, और उसके बाद आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो पहले भी सेक्युलर था, पर अब जो है वर्ड सेक्युलर स्पेसिफिकली ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद। सोशलिस्ट हमारा जो संविधान था पहले भी था, हमारी पॉलिसी सोशलिस्ट पहले भी थी, बट अब स्पेसिफिकली ऐड किया गया, ठीक है। यस, प्रेम्बल कैन बी अमेंडेड, बिल्कुल, तभी तो अमेंडमेंट हुई, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर जो है हार्म नहीं होना चाहिए। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर देखो, घर बनाते हो, घर में हम कहते हैं कि ये मेरे घर की क्या है, नींव है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि घर की नींव मजबूत होती है तो घर जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है घर को। तो उसी तरीके से पूरा का पूरा संविधान जो है एक नींव पर खड़ा है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पे खड़ा है। तो केशव नंदा भारती केस में यह कहा गया कि आपका जो संविधान है वो बदला जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट की जा सकती है, पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं छेड़ सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं? बेसिक स्ट्रक्चर में इस पर्टिकुलर केस में कुछ डिफाइन नहीं किया गया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स ने इसको क्लियर किया कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या आता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश सोशलिस्ट है, ये सारी की सारी चीजें उसमें बताई गई, ठीक है। 9 पॉइंट फिर से बता दीजिए। 9वां पॉइंट का मतलब ये है कि जो प्रिएम्बल है वो ना तो लेजिस्लेट किसी तरीके से पावर, देखो पावर कौन दे रहा है, सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर सिटीजन्स हैं इस देश के, ठीक है, इस देश के सिटीजन है। इन्होंने अपने आप को क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इन्होंने अपने आप क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या पावर्स दी? जुडिशरी को पावर दी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, पार्लियामेंट को पावर दी, भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जहां से पावर सारे डिराइव कर रहे हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिएम्बल है, जो इंट्रोडक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रिएम्बल कहीं पावर नहीं दे रहा है, मतलब प्रिएम्बल सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है जो कि पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, अमेंड किया जा सकता है, पर ये किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर की पावर को ना तो कम कर रहा है ना बढ़ा रहा है, ठीक है जी। चलो आगे चले। तो फिर क्या ये हम लोग शो ऑफ करने के लिए किया, हम सोशली सेक्युलर इनको ऐड, देखो स्पेसिफिकली चीजें ऐड की गई, ऐसा नहीं है कि शो ऑफ करने के लिए किया गया, हमने चीजें ऐड की उसमें, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट है मेरा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं आर्टिकल 1 से, ठीक है। देखो बड़ा सिस्टमैटिकली चीजों को बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। पार्ट 1 में आपके आर्टिकल आते हैं 1 to 4 आर्टिकल आते हैं। देखो मैं एक संविधान बना रहा हूं एक देश का। देश क्या है पहले तो ये डिफाइन करूंगा कि भाई इंडिया की बाउंड्री ये है, ठीक है, इंडिया की ये बाउंड्री है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें ये अलग अलग स्टेट्स हैं, ठीक है, कौन कौन इसके राज्य हैं, कैसे बना सकता हूं। अगर मेरे को मान लो बाद में कोई राज्य को ऐड करना है या राज्य की बाउंड्रीज को, स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करना है, तो ये आपका बताया गया आर्टिकल 1 to 4, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। सो पार्ट 1 क्या कहता है? कंपाइलेशन ऑफ लॉज, मतलब आर्टिकल 1 to 4 pertaining to the Constitution of India as a country and the Union of States, मतलब कुल मिलाके भारत क्या है, इंडिया क्या है, किसका संविधान बना रहे हैं हम? किसी देश का संविधान बना रहे हैं ना, तो वो देश डिफाइन किया गया पहले, ठीक है। सो इसमें सबसे पहला आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन यहां पर इंडिया है ना, हाँ यूनियन इंडिया है,
तो इंडिया दैट इज भारत, देखो दो ही ऑफिशियल नेम है, इंडिया और भारत। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया और भारत दो ही ऑफिशियल नेम है। सो भारत जो क्या है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब इंडिया अर्थात भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अमेरिका की जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो अमेरिका की हिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि कई सारे राज्य मिलकर साथ आए, उन्होंने कहा कि ठीक है हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स है ना, कई सारी स्टेट्स यूनाइट होके अमेरिका बना रही हैं। अब यहां ऐसा नहीं है, यहां पर पहले यूनियन है, पहले भारत है, उसको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए पूरे देश को एक जगह से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए हमने उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा ताकि हम उसको अच्छे से शासन कर सके, अच्छे से शासन कर सके। केशव नंदा भारती केस में 13 जज बैठे थे, ठीक है। इंडियन फेडरेशन लाइक अमेरिकन फेडरेशन इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स, तो एग्रीमेंट नहीं था, तो स्टेट्स के पास कोई पावर नहीं है अलग होने की फेडरेशन से, ठीक है। इंडिया के केस में वो अलग नहीं हो सकते, इनडिस्ट्रक्टेबल है, पहले यूनियन है फिर स्टेट्स बनी। चलो आर्टिकल 2 क्या है, फिर भी यूएस का मैनेजमेंट अच्छा है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, नैतिक, ठीक है। एक देश जो है 250 साल पुराना है, 250 साल पुरानी डेमोक्रेसी, हम 70 साल पुरानी डेमोक्रेसी है, हमारी पॉपुलेशन, हमारी डाइवर्सिटी, ठीक है, इतना कुछ होने के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी सरवाइव की है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम इवेंचुअली इतना ज्यादा क्रिटिक हो जाते हैं अपने देश को लेकर के सब कुछ बेकार है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है एग्रीड, बट बहुत कुछ है भी, ठीक है। बहुत कुछ 70 साल में इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमने डेमोक्रेसी सरवाइव की है, ठीक है। चलो सो आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, मतलब नई स्टेट्स को ऐड कर सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपका सिक्किम ऐड हुआ, ठीक है, या फिर मान लीजिए कल को नेपाल ऐड होना चाहता है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, कई हो सकता है कहेंगे नहीं नेपाल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, तो ऐड होना चाहता है तो दो चीजें पावर देता है पार्लियामेंट को, पावर टू एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, नई स्टेट्स ऐड करने के लिए, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, ठीक है, न्यू स्टेट्स को एस्टेब्लिश करना, नहीं तेलंगाना नहीं, इसमें न्यू स्टेट्स बाहरी, ठीक है, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया, एडमिट करना यूनियन ऑफ इंडिया में। तीसरा आर्टिकल कहता है फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है, नई स्टेट्स को बनाना और जो ऑलरेडी राज्य हैं उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करना, उनका विभाजन करना, ठीक है, नई स्टेट्स को बनाना। ये आर्टिकल इसीलिए जो है इसलिए ये कहता है कि ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, इसीलिए हम कहते हैं कि यूनिटरी फीचर है, यूनिटरी फीचर है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग किया गया तो आंध्र प्रदेश असेंबली ने उसके खिलाफ में वोट किया, मेजॉरिटी वोट ये था कि तेलंगाना नहीं बनना चाहिए, फिर भी पार्लियामेंट ने बनाया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंडिया में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर तो है पर यूनिटरी फीचर है, मतलब पावर थोड़ी सी सेंटर या पार्लियामेंट की तरफ झुकी हुई है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 3 डील्स विद इंटरनल रीएडजस्टमेंट, ठीक है। तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट मैं करना चाहता हूं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश को आपने यूनियन टेरिटरी बनाया, फिर आपने स्टेट बनाया, एग्जांपल। सो दिस इज विद इन आर्टिकल 2 हो गया, बाहर की किसी स्टेट को ऐड करना। कई लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को भी ऐड कर लेंगे, मान लीजिए पाकिस्तान कल को ऐड होता है इंडिया में, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 2 में होगा, ठीक है। चलो सो आर्टिकल 1 में क्या है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है जी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल क्या है, शेड्यूल्स क्या है, शेड्यूल्स बेसिकली एक्स्ट्रा प्रोविजंस है जिन आर्टिकल्स को और इलेबोरेट करने के लिए, आर्टिकल्स को और इलेबोरेट करने के लिए जो यहां नहीं किए गए वो शेड्यूल्स में किए गए हैं। कितने शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सेकंड आर्टिकल, तो इसमें क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या है, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन
और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट कर सकता है यूनियन में नई स्टेट्स को, ठीक है, नई स्टेट्स को ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मान लीजिए कोई नया राज्य हमारे साथ जुड़ना चाहता है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कल को भूटान जुड़ना चाहता है, तो वो ये कहता है कि भाई हम जो है जुड़ तो जाएंगे, पर आप जो है हमारा ऑटोनॉमी दोगे, हमें रीजनल ऑटोनॉमी दोगे। तो उस तरीके की कंडीशंस जो हैं पार्लियामेंट तय कर सकता है, पार्लियामेंट तय कर सकता है। सर जी आराम नाल, बिल्कुल आराम नाल चल रहे हैं, ठीक है जसकरण, ठीक है। मींस बाहर से कोई कंट्री स्टेट ऐड हो सकते हैं, बिल्कुल ऐड हो सकते हैं, बाहर से कोई कंट्री अगर ऐड होना चाहती है इंडिया में ऐड हो सकती है, लाइक तिब्बत। हाँ बेटा, ठीक है, कईयों के जो है हौसले बुलंद हो गए हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, ऑलरेडी जो इंडिया की स्टेट्स हैं, जैसे आपका छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, ठीक है, और आपका झारखंड बना, तो ये क्या है, विद इन स्टेट्स में हमने ऑल्टरेशंस की, चेंजेस किए, ठीक है, बाउंड्रीज में, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। उड़ीसा को हमने उड़ीसा बनाया, उड़ीसा बनाया। तो ये सारा इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द स्टेट, एरिया का किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना, किसी एरिया के स्टेट के एरिया को कम करना, ऑल्टर करना उनकी बाउंड्रीज को, उनके नेम को चेंज करना, और नई स्टेट को बनाना बाय सेपरेशन ऑफ अ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया तेलंगाना, वी हैव एक्सचेंजेस प्लेस, तेलंगाना भी बना है वो, हाँ वो आर्टिकल 3 में है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी चेंजेस किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, मान लीजिए कोई नई स्टेट बाहर से ऐड हुई या इंडिया की ही स्टेट के एरिया को चेंज किया गया, मान लीजिए जैसे तेलंगाना बनाया गया, तो वो जो है सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकता है, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हो सकता है, मतलब कि वो अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर देखो आर्टिकल 368 क्या है, आर्टिकल 368 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 4 ये कहता है कि जो भी लॉ इसमें है वो आपका आर्टिकल 2 और 3 में वो अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे। तो लॉज मेड फॉर द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, दैट इज अंडर आर्टिकल 2, formation of new states under article 3 are not to be considered as amendments of the constitution under article 368. This means such laws can be passed by simple majority or by ordinary legislative process. sir POK तो हमारा ही है, so future में when it will be back, हाँ अच्छा इंडिया का ही है, तो इंडिया का ही है तो आइडियली होना ये चाहिए कि अंडर आर्टिकल 3 आना चाहिए, है ना। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि half of the members present and voting, half of the members present and voting, present and voting, ठीक है, present and voting, half of the members present and voting। मतलब मान लीजिए टोटल मेंबर्स हैं 540, उसमें से प्रेजेंट हैं 400, ठीक है, तो इनका हाफ 201 ने अगर उसको ओके कर दिया वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 4 का मतलब ये है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो चेंजेस किए जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे, अमेंडमेंट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। सर क्या हम खुद से कोई कंट्री को इंडिया में मिला सकते हैं? खुद मतलब कौन, खुद से क्या, वो ही बता रहा हूं। आर्टिकल 2 में अगर कोई मिलना चाहता है तो मिल सकता है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, वो आप और मैं डिसाइड नहीं करेंगे। इंडियन स्टेट्स मतलब जरूरी नहीं है जंग लड़के, मान लीजिए आप कल को इतने डेवलप कर जाते हैं कि आपके साथ जो नए राज्य हैं, जो छोटे छोटे राज्य हैं, वो मिलना चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ हो जाएंगे तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। जरूरी नहीं है कि फोर्सफुली मर्ज करना है, ठीक है, विलिंगली हो सकता है। चलो इससे रिलेटेड एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। सम कमिटीज कुछ बनाई गई जो कि इंपॉर्टेंट है इन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन। अब क्या होता है, थोड़ा फिर इतिहास में चलते हैं। तो जब आपकी फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, गांधी जी सीन में आ चुके थे,
तब क्या हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि कांग्रेस को लैंग्वेज के बेसिस पर कांग्रेस के जो प्रोविंसेस हैं, कांग्रेस की जो प्रोविंशियल कमिटीज हैं, वो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड की गई। और ये डिसाइड किया गया कि जब फ्यूचर में हमें आजादी मिलेगी तो हम स्टेट्स जो बनाएंगे, जो राज्य बनाएंगे, वो लैंग्वेज के आधार पर बनाएंगे। उनका जो डिवीजन होगा वो लैंग्वेजेस के आधार पर होगा, लिंग्विस्टिक बेसिस पर होगा। अब क्या हुआ, आजादी हुई, आजादी मिली, पर आजादी जो मिली वो क्या मिली, पार्टीशन के साथ मिली। बहुत भयंकर पार्टीशन हुआ, ठीक है, पंजाब, बंगाल, ठीक है, बहुत कत्लेआम हुआ। तो अब क्या हुआ, एक तरफ डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर बनाओ, तो बट मिस्टर जवाहरलाल नेहरू बहुत एप्रीहेंसिव थे, बहुत शंका में थे कि भाई अगर लैंग्वेज के बेस पर हमने स्टेट्स को डिवाइड किया तो इससे क्या होगा, रीजनलिज्म बढ़ेगा, ठीक है, रीजनलिज्म बढ़ेगा, सब नेशनलिज्म बढ़ेगा, इससे देश की अखंडता को, एकता को नुकसान हो सकता है। बट क्योंकि दबाव बढ़ता गया, उनको फाइनली एक प्रोविंसेस कमीशन बनाना पड़ा, एक कमीशन बनाना पड़ा जिसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जिसके मेंबर थे एस के धार, जगत नारायण लाल और पन्नालाल। अब एस के धार जो थे वो हेड थे, इसी के नाम से क्या हुआ, धार कमीशन भी हम इसको बोलते हैं। तो अब क्योंकि ये नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था, तो इसकी रिकमेंडेशन ये थी कि बिल्कुल नहीं जी, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना चाहिए, लैंग्वेज के बेस पे नहीं बनाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब शासन की सुविधा के अकॉर्डिंग, प्रशासन की सुविधा के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ये डिसाइड किया गया लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन में। अब इसको रिव्यू करने के लिए, इसको रिव्यू, हाँ, यूनिटी इफेक्ट ना हो, इसको रिव्यू करने के लिए जेवीपी कमीशन आया। सर, इज दिस अ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट आस्क्ड टू स्टेट फॉर एनी स्टेट मॉडिफिकेशन irrespective of that consent? Is this procedure in which parliament asked to state for any modification? नहीं समझा सुधांशु, किस तरीके का प्रोसीजर पार्लियामेंट में? वैसे चेंज होगा नहीं होगा इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत सेशंस हैं पॉलिटी के, अभी सारा कुछ आज ही जान लोगे। चलो, तो जेवीपी कमीशन बना उसको रिव्यू करने के लिए, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो 3 मेंबर्स थे इसमें। इन्होंने कहा कि जो धार कमीशन ने कहा था वो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अच्छा किया। उन्होंने कहा कि रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और किस बेसिस पर बनना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे बनना चाहिए। पर इससे क्या हुआ, जो प्रोटेस्ट था वो रुका नहीं। अब फाइनली क्या होता है कि 1953 में जाकर, जो है 1953 में जाकर पोटी श्रीरामल्लू आंध्र प्रदेश में, वो तेलुगु स्पीकिंग स्टेट की डिमांड करते हैं और बैठ जाते हैं फास्ट ऑन टू डेथ, अनशन पर बैठ जाते हैं। अब भारत सरकार उस टाइम पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लेती और फाइनली जाकर क्या होता है, उनकी हो जाती है मृत्यु, उनकी डेथ हो जाती है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, राइट्स होते हैं। फाइनली भारत सरकार को, नेहरू जी को मानना पड़ता है, ठीक है जी, हम फजल अली कमीशन बनाएंगे। फजल अली कमीशन, के एम पानीकर थे, फजल अली थे, एच एन कुंजरू थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पर हम स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे, इन्होंने कहा। बट उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक लैंग्वेज तो एक स्टेट है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बट हाँ, लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर हम राज्यों का बंटवारा करेंगे। तो इसका ये भी, इनका ये कहना भी था कि यूनिटी ऑफ इंडिया, देश की एकता सर्वोप्रिय है, देश की एकता सर्वोप्रिय है। सो इट दैट शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन इन रीड्रॉइंग ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल यूनियन, पॉलिटिकल यूनिट्स। ये भी के पानीकर जिनके नाम पर, हाँ बिल्कुल ठीक है, वही है। तो फाइनली जो है आपकी स्टेट्स बनी, तो पहला आंध्र प्रदेश बनी। आंध्र प्रदेश तो बन गई, बट आंध्र प्रदेश के बाद बाकी स्टेट्स ने भी अपनी डिमांड रखी कि हमें भी लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया जाए। तो फिर इवेंचुअली जो है आपकी लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बननी शुरू हो गई। देखो, गुजरात बना, महाराष्ट्र बना, ठीक है, तो गुजराती स्पीकिंग, मराठी स्पीकिंग, फिर आपका मलयालम स्पीकिंग केरल, ठीक है, नागालैंड, आपका नॉर्थ ईस्ट में भी डिमांड उठने लगी कि नागाज के लिए अलग बनाओ, मीजोस के लिए अलग बनाओ। तो इस तरीके से इवेंचुअली नई नई स्टेट्स आपकी बनती गई। ये सारा कुछ याद नहीं करना है, कहानी आपको आइडिया होना चाहिए उधम, ठीक है। रीसेंट वाले इंपॉर्टेंट है, रीसेंट वाले इंपॉर्टेंट है। मणिपुर त्रिपुरा बना 1972, मेघालय, ठीक है,
सिक्किम, मिजोरम और गोवा रिसेंटली बना, अरुणाचल प्रदेश भी 1987 में, फिर आपका 2000 में। अब देखो इंटरेस्टिंग फिनोमिना क्या है कि पहले जो स्टेट्स बनी वो लैंग्वेज के बेसिस पर बनी, बट जैसे उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, ये लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बना। इन उत्तराखंड में भी हिंदी स्पीकिंग है पॉपुलेशन है, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड, ये बने अंडर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हमारे राज्यों में, हमारे इस हिस्से में, यूपी के जो हिली एरिया है, यूपी का जो हिली एरिया है वहां पर विकास नहीं हो रहा, मध्य प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया है वहां विकास नहीं हो रहा, बिहार का जो ट्राइबल एरिया है झारखंड, वहां विकास नहीं हो रहा। तो इस इनका जो मेन मकसद था वो अंडर डेवलपमेंट था। सिमिलरली तेलंगाना, तेलंगाना में भी तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन है, बट इनका ये कहना था कि तेलंगाना जो एरिया है उसमें डेवलपमेंट जो आंध्र प्रदेश में, कोस्टल आंध्रा में हुआ है वो नहीं हुआ, तो तेलंगाना अलग से एक राज्य बना। ठीक है जी, यूके में ओके, हाँ ठीक है। सो ये हुआ आपके रीसेंट स्टेट, तो इसमें तेलंगाना इंपॉर्टेंट है, ये सबसे लेटेस्ट। और 2019 में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, ठीक है, हिस्टोरिक डिसीजन अगस्त 5, ठीक है, अगस्त 5 2019 को फाइनली ये डिक्लेयर किया गया कि इंडिया जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है इनको यूनियन टेरिटरीज बनाया जाएगा। नोटिफाई बाद में किया गया 31 अक्टूबर 2019 को, बट became UT after bifurcation state UK into separate units। तो इसमें यूनियन टेरिटरी J&K विद लेजिस्लेचर और विदाउट लेजिस्लेचर। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर J&K के श्री GC मुर्मू, और इनके कौन बने? हाँ जी, इनके कौन बने? लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के GC मुर्मू और लद्दाख के बने राधा कृष्ण माथुर। इंपॉर्टेंट है RK माथुर। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आपका दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव भी एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बन गया है। ठीक है, सो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये कुछ लेटेस्ट वाले चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ, 26 जनवरी 2020 ये लेटेस्ट वाली चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑन विच क्राइटेरिया एनी रीजन इज मेड अ यूनियन टेरिटरी, किस बेसिस पर? देखो सुधांशु, ऐसा कोई बेसिस सिंपली ये है, देखो मान लो चंडीगढ़ है, कैपिटल बना, अब पंजाब हरियाणा दोनों ही उसको क्लेम करते हैं। फिर आपकी ये जो टेरिटरीज जो हमने बाद में एक्वायर की, पोर्चुगीज टेरिटरीज, फ्रेंच टेरिटरीज, उसको हमने यूनियन टेरिटरी बनाया। ठीक है, सो हाँ ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है सिटीजनशिप। ठीक है, सिक्किम वाज अ पार्ट ऑफ, सिक्किम इज अ स्टेट बेटा। ठीक है, सिक्किम इज अ स्टेट। व्हाट अबाउट हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा? बेटा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा बेटा सारी स्टेट्स हैं, तो वो तो हमने ये रहा बेटा, ये रहा जो आपके राज्य हैं, प्लीज अपनी स्टेट्स देख लो। ठीक है, कई लोगों को वो हो गया कि भाई हमारी स्टेट कब बनी। चलो ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सिटीजनशिप। देखो अब हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा यूनियन डिसाइड कर लिया। भाई यूनियन मतलब भारत क्या है, मैंने भारत को डिफाइन कर दिया, मैं भारत के राज्यों को डिफाइन कर दिया। ठीक है, कि इंडिया क्या है, इंडिया की स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। अब देश का क्या? ठीक है, देखो लैंड का क्या मतलब, अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लोग हैं वहां पर। तो कौन है लोग, कौन होंगे वहां के सिटीजन्स, तो जो वहां के रहने वाले हैं। सिटीजनशिप तो ये डिफाइन करता है आपका आर्टिकल 5 to 11। पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि कौन भारत का सिटीजन होगा, और अगर भारत का सिटीजन नहीं है तो कैसे भारत का सिटीजन बन सकता है, या फिर जो भारत का सिटीजन है और वो कैसे भारत का सिटीजन, उसकी सिटीजनशिप जा सकती है। तो पूरा का पूरा सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 5 to 11 के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 है जिसमें बताया गया है कि कौन भारत का सिटीजन होगा, कौन नहीं होगा, कौन एक्वायर कर सकता है, किसकी सिटीजनशिप जा सकती है। सो कॉन्स्टिट्यूशन में बात सबसे पहले ये आती है कि हम सिटीजन क्यों है भारत के, या हमें क्या फायदा भारत का सिटीजन बनने के लिए। ठीक है, तो कुछ सर्टन राइट्स जो हैं, कुछ सर्टन फंडामेंटल राइट्स, कुछ पब्लिक ऑफिसेस,
सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए रखे गए हैं। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो पहली कंडीशन यह है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। आप भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट के जज बनना चाहते हैं, तो आप जो हैं भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। अगर आप आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 एंजॉय करना चाहते हैं तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अब इन आर्टिकल्स में है क्या, मैं आगे डिस्कस करूंगा, ये कल वाले सेशन में होगा फंडामेंटल राइट्स में। अगर आप लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में वोट करना चाहते हैं तो आप भारत के सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, अगर आप एमएलए या एमपी बनना चाहते हैं, विधायक जी या सांसद जी बनना चाहते हैं, तो आप भारत के नागरिक होने चाहिए, पहली कंडीशन है। ठीक है, सो डिनाइज द सेम्स टू एलियंस मींस, डिनाइज द सेम्स टू द एलियंस मींस मतलब एलियंस जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको नहीं है ये अधिकार। सिमरन, वो भारत का जो है, भारत में विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसमें वोट नहीं कर सकते, भारत के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकते, भारत के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री, गवर्नर नहीं बन सकते। ठीक है, चलो। सो एलिजिबिलिटी टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस, तो ये सारे के सारे जो हैं भारत के नागरिकों के लिए रखा गया है। एलियंस मींस विदेशी लोग, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, साइमन गो बैक, ठीक है, वो वाले। तो बेसिकली इंडियन सिटीजन जो हैं, अब बात आती है कि इंडियन सिटीजन कौन होंगे, ये डिसाइड करना। ठीक है जी, तो आर्टिकल 5 to 8, आर्टिकल 5 to 8 जो है डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल जो भारत के सिटीजन बने एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ, कब, 26 नवंबर 1949 को। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप के कुछ आर्टिकल्स इंप्लीमेंट हो गए थे, इनफोर्स हो गए थे। माइनर पार्ट, छोटा सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हो गया था। बाकी पार्ट कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। सीएए डिस्कस करेंगे, सीएए। ठीक है, डोंट बी कंगारू, बी अ एलिफेंट, डोंट जंप टू द फ्यूचर टॉपिक्स। जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी उस पर फोकस कर लो। ठीक है, चलो। हाँ, डोंट बी ऑस्ट्रेलियन, बी अ हाथी, बी अ इंडियन सिटीजन। चलो, आप इंडियन सिटीजन हो, डोंट बी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। ठीक है, सो आर्टिकल 5 to 8 डील करता है सिटीजनशिप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो सिटीजन बने भारत के एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये माइग्रेशन इश्यूज को भी देखता है। अच्छा, आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है कि नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अगर आपने वॉलेंटरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली। आप चले गए यूएस से, ठीक है, आपने कहा कि जी मैं तो यूएस सिटीजन बनूंगा। जिस दिन आप यूएस सिटीजन बनेंगे उसी दिन भारत की नागरिकता आपकी चली जाएगी। हाँ, ठीक है, अक्षय कुमार, राहुल बाबा, कुछ भी कह लीजिए। चलिए, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, डुअल सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। ठीक है, एनआरआई बनेंगे। एनआरआई, देखो, एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में नहीं रह रहा पर इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसके क्राइटेरियाज रखे गए हैं, बट जैसे ही उसको वहां की नागरिकता मिल जाएगी तो वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, आर्टिकल 10 क्या कहता है, अ पर्सन हु इज डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है सिटीजनशिप को डिफाइन करने के लिए फर्दर लॉ भी लेकर आ सकते हैं। तो बाद में सिटीजनशिप एक्ट लेकर आई 1955, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी चर्चा करेंगे आज में। उसी में बाद में अमेंडमेंट हुई 2019 में, जो आप पूछ रहे हैं, सीएए। ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे आज। चलिए, आर्टिकल 11 क्या है, मैं आगे एक एक करके डिस्कस करूंगा। आर्टिकल पॉइंट फोर बेटा ये है कि अगर आपने वॉलेंटरली एक्वायर कर ली, ठीक है, वॉलेंटरली दूसरे देश की नागरिकता एक्वायर कर ली, तो आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे, आशा प्लीज होल्ड ऑन। ठीक है, आगे आएगा, एक एक पॉइंट को और इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे, एक एक को इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे। 5 से 8 में जो उस टाइम पर जब आपका देश कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ
उस टाइम की सिटीजनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है, उस टाइम की सिटीजनशिप को डिफाइन करता है। हाँ, सूर्य आएगा, सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस करूंगा, मैं अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ओके, पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कि मैं, मान लीजिए मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, ठीक है, मैं भारत की नागरिकता चाहता हूं, तो मैं कैसे पा सकता हूं, या फिर अगर मैं भारत का नागरिक हूं, ठीक है, किन केसेस में मेरे को मेरी भारत की नागरिकता चली जाएगी, तो ये डिफाइन कौन करेगा? ये पावर किसने दे दी कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को पावर दे दी कि भाई साहब आप क्या करना, आप एक सत्र बुलाना या एक सेशन बुलाना, उसमें एक लॉ पास करना जिसमें इन चीजों को अच्छे से डिफाइन कर देना, ठीक है। तो इस चीज को लेकर सिटीजनशिप एक्ट आया 1955, आगे देखेंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट किया? सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि बाद में 86, 92, 2003, 2005 में जो है उसको अमेंड किया गया। तो 5 तरीके जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। मैं आऊंगा, मैं 5 से 11 सेशन आर्टिकल्स को समराइज करूंगा अभी। क्रिकेट ज्ञान, होल्ड ऑन, अभी मैंने पूरा नहीं किया सेशन, मैं समराइज करूंगा। टर्मिनेशन खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई, मैं भारत का नागरिक नहीं रहा, ठीक है, किन केसेस में नहीं रहा मैं बताऊंगा वो भी। तो 5 तरीके बताए गए हैं जिससे आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। पहला बाय बर्थ, ठीक है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, नेचुरलाइजेशन, देशीकरण, मतलब मैं यहां पर रहने लगा, ठीक है, हाँ ठीक है, एक्विजिशन और ऑफ एनी अदर टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन। तो मान लीजिए आपने सिक्किम भारत का राज्य बना, तो वहां के जो लोग थे वो भी भारतीय सिटीजन हो गए। लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रीवेशन क्या है आगे डिस्कस करेंगे। निश्चय आप मेरे डाउट का आंसर दे दो प्लीज। हाँ जी निश्चय, आप अपना डाउट पूछ लो पहले। डिसेंट, वंश से, वंश, एक एक करके भी डिस्कस करूंगा। नेचुरलाइजेशन, जो देशीकरण, जिसे हम हिंदी भाषा में कहेंगे देशीकरण। चलो, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। आप ये नहीं हो सकता कि यूएस के भी सिटीजन है, इंडिया के भी सिटीजन है, आप सिर्फ इंडियन सिटीजन हो सकते हैं, ठीक है। कितने साल पर नेचुरलाइजेशन होगा, आऊंगा अभी उस पर, ठीक है, आऊंगा। ओके, क्वेश्चन कोई पूछ रहा था नीचे, हम होम स्टेट फॉर्मेशन याद रखनी है सबकी? नहीं, सबकी याद नहीं रखनी, लेटेस्ट वाली याद रख लेना, वो इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट वाली। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। चलो, ये सिंगल सिटीजनशिप आपको पता है। हाँ, सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय बर्थ, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, क्षेत्र का समावेश होने से, क्षेत्र का समावेश होने से। तो जाएगी कैसी? टर्मिनेशन, स्वैच्छिक त्याग, इच्छा से मैंने त्याग कर दिया। रिनंसिएशन, बर्खास्त कर दिया। एक्विजिशन ऑफ अनदर कंट्री, दूसरे देश की नागरिकता का अधिग्रहण कर लिया। डेप्रीवेशन, वंचित करने द्वारा। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ कैसे मिलेगा, मैं अभी आऊंगा। शिवम का डाउट क्या है? शिवम का डाउट है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन में, अभी आएगा आपका, एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे। बर्थ से, जन्म से, जो लोग 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्म लिया, ठीक है, वो, और उसके बाद 1 जुलाई 1987 के बाद जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, उसके बीच में डेट्स याद नहीं रखनी है, नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है, डेट्स नहीं पूछा जाता, समझने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ओके, प्रेम्बल एंड यूनियन वाला चैप्टर मिला के बनाया है सर। ओके, either of whose parent is a citizen of India at the time of his birth, और आपका एक पेरेंट जो है इंडियन, जो है इंडियन होने चाहिए एट द टाइम ऑफ हिज और हर बर्थ, और जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद यू आर, ठीक है। ओके, ये ठीक है। सिटीजनशिप बाय बर्थ, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक
सर सिटीजन टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट। किसने कहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपके 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में, 1 जुलाई 1987 से 2003 के बीच में, और 2003 के बाद जो इंडिया में जन्म लिए हैं और उन जिनके एक पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन है और दूसरा पेरेंट जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, इलीगल माइग्रेंट नहीं है इन द टाइम ऑफ, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द बर्थ। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये हो गया जन्म से आपको जो आप भारत के सिटीजन हैं। दूसरा है बाय डिसेंट। तो जो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लिया है और 10 दिसंबर 1992 तक भारत के नागरिक माने जाएंगे बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब वंश से। इफ देयर फादर, नाउ यहां पर कहीं है पेट्रारिकल सोसाइटी की बात आ गई है ना, फादर वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अगर आपके पिताजी जो हैं भारत के नागरिक हैं एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ, तो आप भी जो है वंश के आधार पर भारत के नागरिक गिने जाएंगे अगर आप 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में। और पर्सन बोर्न आउटसाइड इन आउट इंडिया ऑन और आफ्टर 10 दिसंबर आर कंसिडर्ड इंडियन सिटीजन इफ ईदर ऑफ देयर पेरेंट्स इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। अगर दोनों में से एक भी पेरेंट इंडिया का है तो आप वंश के आधार पर भारत के सिटीजन माने जाएंगे। ठीक है जी। चलो, एक है रजिस्ट्रेशन। मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, भारत का नागरिक बनना चाहता हूं। सो अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो 7 साल मैं यहां पर रहा और रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, और या फिर वो भारत के किसी नागरिक से मैरिड है या ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो 7 साल आपको रहना पड़ेगा, फिर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है, 7 साल के बाद आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्संस हु आर सिटीजंस ऑफ इंडिया। ठीक है सर, पेरेंट्स सिटीजनशिप इंडिया बट चाइल्ड बर्थ अब्रॉड, तो चाइल्ड की सिटीजन, हाँ वही मैं बताया आपको कि इंडिया अगर इंडियन सिटीजन हैं तो उनमें से एक भी अगर पेरेंट इंडियन है तो हमने कहा बाय डिसेंट, वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार पर। नेचुरलाइजेशन, अगर इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है किसी फॉरेनर के द्वारा अगर वो 12 साल तक कॉन्टिन्यूअसली इंडिया में रहते हैं, मतलब ऑर्डिनरली रेजिडेंट इंडिया फॉर 12 years, और बाकी क्वालिफिकेशन जो कि 3rd शेड्यूल टू द सिटीजन एक्ट में बताई गई हैं, बाकी क्वालिफिकेशन उनको पूरा करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि अ पर्सन जिन्होंने वॉलेंटरली एक्वायर कर ली है दूसरे देश की सिटीजनशिप, वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपने दूसरे देश की वॉलेंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, मैं यूएस गया, मैंने यूएस की सिटीजनशिप, मैंने कहा कि मैं यूएस सिटीजन बनना चाहता हूं, जैसे मैं यूएस सिटीजन बना तो मैं जो है इंडियन सिटीजन नहीं रहूंगा। और पासपोर्ट एक्ट के तहत मेरे को अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करता हूं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, पासपोर्ट को सरेंडर ना करना। ठीक है, अच्छा, फॉरेनर ऑन बिकमिंग एलिजिबल कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कंट्री और कम्युनिटी। तो कोई फॉरेनर जो है एलिजिबल हो सकता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन। अब इसमें एक और चीज है, रिसेंटली एक चीज न्यूज में थी, आपने एनआरसी सुना होगा। ठीक है, एनआरसी, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1985 में असम अकॉर्ड के तहत। असम अकॉर्ड क्या है कि असम में कई सारे बांग्लादेशी आके रहे, तो वहां पर एक मूवमेंट शुरू हुआ कि असमीज कल्चर जो है इससे प्रभावित होगा, असमीज कल्चर प्रभावित होगा। तो फाइनली क्या हुआ, राजीव गांधी गवर्नमेंट और वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे उनके बीच में एक संधि हुई जिसको असम अकॉर्ड कहा जाता है, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बाद, अब 16 दिसंबर 1971 जब आपने फाइनली वॉर जीती, जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, तो वॉर शुरू हुई दिसंबर में जाकर। तो मार्च 25 1971 से पहले जो इंडिया में आ गए थे, ठीक है, और असम में रह रहे हैं
और अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं, उनको भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है तो इसके बाद जो इलीगली आए हैं, इसके बाद जो इलीगली आए हैं उनके लिए था आपका एनआरसी का काम, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। ठीक है, सो दैट कैन आल्सो बी प्रूव टू शो अप सिटीजनशिप। मेरे दो अफगानिस्तान, ओके ठीक है जी। सर आप शताब्दी एक्सप्रेस, बेटा ठीक है बेटा, बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसको कंसाइज भी कर सकता हूं अगर आप चाहते हैं, बट चीजों को समझ लेंगे, फिर आपको बुक जो आप कह रहे हैं बार बार के बुक पढ़ लें बुक पढ़ लें, वो नहीं पड़ेगी जरूरत। ठीक है, ओके। मेरा दोस्त अफगानिस्तान से आया, उसके फादर 1978 में यहां पर है, अभी तक नहीं, आपका कमेंट पूरा नहीं आ रहा सत्या। ठीक है, चलूं आगे। सिटीजनशिप, सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द टेरिटरी। तो किसी टेरिटरी को मैं एक्वायर करता हूं, किसी टेरिटरी को एक्वायर करता हूं, बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन। जैसे मैंने, मेरे पास सिक्किम जो है राज्य सम्मिलित हुआ, तो वहां के जो नागरिक थे वो भी मेरे भारत के नागरिक हो गए। ठीक है, तो वो भी आप जो है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र की समाविष्टि द्वारा नागरिकता मिलनी। ठीक है, एनआरसी में अभी आऊंगा। अच्छा, अभी एनआरसी पे, एनआरसी बेसिकली ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि जो एनआरसी की प्रक्रिया थी वो की गई थी जो लोग 25 मार्च 1971 के बाद आए थे, इलीगली इंडिया में आए थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कैसे आप सिटीजनशिप आपकी जा सकती है? अगर मैंने डिक्लेरेशन दी कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैंने डिक्लेयर किया, मैंने ओपनली डिक्लेयर किया, मैंने भारत की नागरिकता को रिनाउंस कर दिया, त्याग दिया स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, ठीक है, तो मेरी भारत की नागरिकता चली जाएगी। बाय टर्मिनेशन, भारत सरकार ने टर्मिनेट कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने वॉलेंटरली एंड अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली। बाय डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन कैसे? अगर मैंने जो नागरिकता हासिल की थी वो फ्रॉड से की थी, ठीक है, फ्रॉड से की थी, तो मेरी नागरिकता जा सकती है। अगर मैंने डिसलॉयल्टी शो की टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अगर भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी शो की, इफ ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड अनलॉफुली विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर, अगर मैंने दुश्मन देश के साथ जब आपकी वॉर चल रही थी, युद्ध चल रहा था, तब मैंने उनके साथ ट्रेड किया या कम्युनिकेट किया। ठीक है, द सिटीजन, अगर मान लीजिए कोई नागरिक जो है रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के बाद नागरिक बना है, भारत का नागरिक बना है, तो अगर वो नागरिक बना, मान लो आज नागरिक बना, 24 जून 2021 को नागरिक बना, तो 24 जून 2026 तक 5 साल में अगर उसको 2 साल की सजा हो जाती है विद इन 5 ईयर्स, ठीक है, अगले 5 सालों में 2 साल इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 ईयर्स, तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। इफ ऑर्डिनरली रिजाइड्स ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स, अगर वो 7 साल बाहर रहता है देश से, तो भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेरा आता है नागरिकता कैसे जाएगी? नागरिकता जाएगी फ्रॉड से, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन से, गद्दारी जिसे कहते हैं, ट्रेडेड एंड कम्युनिकेटेड अनलॉफुली विद द एनिमी ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है जी, और 5 साल के अंदर अंदर जो है जिसने रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन के साथ जो है नागरिकता ली थी, उसकी जो है पंजीकरण या देशीकरण से जो उसको नागरिकता मिली थी, वो 2 साल की उसको सजा हो गई 5 साल के अंदर अंदर, और 7 साल बाहर रहा। ठीक है, तो ये हो गए कुछ उसकी। ठीक है, डिसलॉयल्टी का एग्जांपल ये हो सकता है कि वॉर चल रही है, पाकिस्तान आर्मी से मिल गए, ठीक है, उसको इंफॉर्मेशन दी, ये सारी की सारी चीजें, कम्युनिकेट किया, ट्रेड किया। चलिए, सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, इंपॉर्टेंट है। अच्छा छुट्टी कर दो अब, नहीं नहीं अभी छुट्टी नहीं होगी, अभी इंपॉर्टेंट है, 10-15 मिनट और लगेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो फॉरेन जो सिटीजन है एक्सेप्ट अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, देखो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो फॉरेन सिटीजन, अ फॉरेन सिटीजन जिसके या तो पिताजी भारत के नागरिक थे, या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न एंड अ परमानेंट रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, तो वो हो गया पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? वो फॉरेन नेशनल
जो कि इलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए 26 जनवरी 1950 के बाद, और या तो वो भारत का नागरिक बन सकता था या भारत का नागरिक था किसी टाइम पर 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है। और उसके बच्चे भी, तो वो रजिस्ट्रेशन के साथ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। माइनर चिल्ड्रन जो हैं उसके, वो भी बन सकते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, बट वो किसी भी टाइम पर पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं रहा होना चाहिए। तो दो कंसेप्ट हैं इसमें। हाँ, मैं पीआईओ और ओसी द्वारा बताता हूं। देखो, पीआईओ क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो फॉरेन सिटीजन जिसके या तो पिताजी या दादा परदादा कह सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भारत के नागरिक रहे, ठीक है, भारत के नागरिक रहे। बट वो फॉरेन सिटीजन जो है वो पाकिस्तान का नागरिक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ईरान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फॉरेन सिटीजन जो है वन ऑफ द पेरेंट्स, मैंने आपको बताया, जो भारत के नागरिक रहे हैं, और वो क्या वो होगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दूसरा हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब 2015 के बाद ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? जो फॉरेन नेशनल है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद या तो भारत का नागरिक था या एलिजिबल था भारत का नागरिक बनने के लिए, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकता है। पर वो किसी भी टाइम पर पाकिस्तान या बांग्लादेश का नागरिक नहीं रहा होना चाहिए, ठीक है। वो भारत का नागरिक नहीं रहा हो, सॉरी, पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं रहा होना चाहिए, ठीक है जी। एनआरआई क्या है? एनआरआई बताऊंगा। एनआरआई इंडियन सिटीजन ही है, वो विदेश में रह रहा है बट है इंडियन सिटीजन ही, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है, बेसिकली इंडियन जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा मतलब जो इंडिया से ताल्लुकात रखता है, जिसके रूट्स इंडिया में हैं, बेसिकली जो पीआईओस और ओसीआईज जो हैं, हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा से इंडिया में आए, इंडिया में इन्वेस्ट करें, हमारी विदेश में एक सॉफ्ट पावर बने। देखो, जो चाइनीज डायस्पोरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे आपका यूएस के इलेक्शंस में ज्यूज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसीलिए इसी तरीके से हम भी उस डायस्पोरा से इन्वेस्टमेंट भी चाह रहे हैं, ठीक है। वो इंडिया में आए, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे हों और हमारे उन देशों के साथ रिलेशंस अच्छे हों, तो कई सारे हमारे भी बेनिफिट्स हैं। तो हमने उनको क्या क्या बेनिफिट्स दिए हैं, उनको हमने, भाई आपको वीजा की जरूरत नहीं है इंडिया आने के लिए 15 साल के लिए, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन एफआरआरओ जो है, जो भी आपके पुलिस स्टेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन, अगर आप 180 दिनों के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, एजुकेशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं। तो कुल मिला के ये है कि उनको सर्टन बेनिफिट्स दिए गए हैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि पीआईओ और ओसीआई 2015 में मर्ज हुआ, 2015 में, ठीक है। 2015 में ये दोनों चीजें मर्ज हो गई हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवरसीज सिटीजनशिप, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये कई बार इसको डुअल सिटीजनशिप की तरह भी देखा जाता है, बट ये कहा गया सरकार के द्वारा से कि जिन देशों में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है वो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकते हैं। तो ये 2015 में, इन ईयर 2005 इसको मर्ज कर दिया गया है, पीआईओ और ओसीआई कैटेगरी को मर्ज कर दिया गया है। विजय माल्या एंड हिम लाइक अदर, उनके पास कौन सी सिटीजनशिप है? वो इंडिया, ओके। बेटा पाकिस्तान, चाइना वगैरह, देखो इसमें ना जो आप बोल रहे हो कि ये क्यों इंक्लूड नहीं किया गया, ये इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये आपके पड़ोसी मुल्क है। आप पाकिस्तान की तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके एंसेस्टर्स इंडिया में रह रहे थे, तो वो कहेंगे कि हमें भी दो ये सिटीजनशिप। ये उनके लिए रखा गया है जो मान लीजिए वेस्ट इंडीज चले गए, जो ऑस्ट्रेलिया चले गए, जो कनाडा चले गए, यूके चले गए, यूएस चले गए, ठीक है, सऊदी